नमस्कार दोस्तों, जूही की स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सूरज प्रकाश जी की कहानी अधूरी तस्वीर। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। आपने मुझे भारी विपदा में डाल दिया है इंस्पेक्टर साहब। लिख सकूँगी क्या वह सब? सब कुछ हालांकि आंखों के आगे हर वक्त घूमता रहता है, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना, उस सब कुछ को फिर से झेलने भोगने जैसा लग रहा है। बहुत मुश्किल काम है सर, लेकिन आपने देश का, ड्यूटी का, धर्म और इंसानियत का वास्ता देकर मुझे बांध दिया है। आपका सोचना भी सही है। अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगी तो इतिहास का यह पन्ना, जो एक ही साथ उजला और घिनौना है, कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। बदकिस्मती से मैं अकेली ही तो उस हादसे की मूक गवाह बची हूँ। अब मुझे पर ही तो यह जिम्मेदारी आती है कि उस घटना का पूरा लेखा जोखा सबके सामने रखूं, ताकि दुनिया जान सके न तो अभी इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हुई है और न ही हैवानियत। और फिर उन कातिलों को पकड़वाने में मैं अकेले ही तो मदद कर सकती हूँ। इतने बड़े मकसद के लिए खुद को एक बार फिर तपाना ही पड़ेगा उस आँच में। उस लहू की नदी को एक बार फिर से तैरकर पार करना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं वह सब कुछ लिखूंगी, लिपिबद्ध करूंगी जो मैंने देखा है, पूरी शिद्दत से अपनी रंग रंग पर, सांस सांस के साथ महसूस किया है, झेला है। अब मुझे लगने लगा है मैं तभी सहज हो पाऊंगी जब इस हादसे के अनुभव को किसी के साथ बांट लूँगी। आप शायद यकीन न करें साहब, इन 3 दिनों में मैं एक पल के लिए भी सहजता से सांस नहीं ले पाई हूँ। खाना पीना तो दूर, पलकें तक नहीं झपकी है मेरी। बस आतंकित सी, हर वक्त सहमी सी बैठी रहती हूँ। दुनिया भर के पत्रकार मुझसे सैकड़ों सवालों के जवाब मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी जड़ता नहीं टूटी है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने, खुद पर झेलने के बाद भी लगता है काश ये सब कुछ एक दर्दनाक ख्वाब होता। कम से कम नींद उचटने पर तो टूट जाता, लेकिन यह सब तो बताती हूँ सब सिलसिलेवार, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, ताकि आपको सही सुराग मिल सके, आप उन कथित हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ सकें। कोशिश करूँगी खुद पर काबू पाने की। इन शब्दों के जरिए जो कुछ मेरे बाहर आएगा वही तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन अनाम सहयात्रियों के प्रति जो एक न लड़ी गई, एक तरफा लड़ाई में बिना लड़े, बिना हाथ उठाए शहीद हो गए, जो इतिहास बन गए। उनका इतिहास लिखूंगी मैं, तभी मुझे चैन मिलेगा, उन सबकी आत्माओं को शांति मिलेगी। मैं आपके सवालों को अच्छी तरह समझ लिया है। हो सकता है लिखते समय कुछ बातें आगे पीछे हो जाए या कम ज़्यादा लफ्ज़ों में लिखी जाए। मैं जिस हालात में यह सब कुछ लिख रही हूँ उसमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है, उसे अन्यथा न लिया जाए। नाम अदिति, उम्र 34, जन्म जिला संगरूर, पढ़ाई पहले संगरूर फिर चंडीगढ़, वहीं से आर्ट्स में मास्टर डिग्री। पिता सिख थे, सुदर्शन सिंह वकील थे। माँ ब्राह्मण परिवार की थी, नाम राज। मैं उनकी इकलौती संतान। पिता 3 साल पहले ही गुजर गए, माँ पिछले साल। मेरी मातृभाषा, ओह नहीं, माफ़ कीजिएगा सर, मेरी तो कोई मातृभाषा ही नहीं है। कैसी पागल हूँ मैं, गूंगी हूँ मैं, तभी यह बयान लिख कर दे रही हूँ। रब ने मुझे बोलने के लिए कोई ज़ुबान नहीं दी है, लेकिन खुद को अभिव्यक्त करने, अपनी बात कहने के लिए मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे ईश्वर ने कलाकार की उंगलियां दी है। मैं रंगों के जरिए, रेखाओं के जरिए शायद बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाती हूँ। मुझे उन पर पूरा भरोसा होता है। मेरे हाथों में बनने वाले चित्र झूठ नहीं बोलते ना। सारे झूठों की, सारी बुराइयों की जड़ यह जुबान ही तो होती है, हमें अपनों से दूर करती है,
आज सारे झगड़े ही जुबान को लेकर है। कई बार सोचती हूँ कितनी खुशनसीब हूँ मैं, इन सारी परेशानियों से परे रेखाओं के जरिए सच को सच की तरह कह पाती हूँ। बचपन से दीवारें, आंगन और कॉपियाँ रंग रंग कर अपनी दुनिया रचती रही, बड़ी होती रही। वैसे भी पूरा बचपन अकेले बिताया है मैंने, बिल्कुल तन्हा। कभी किसी से खुद को बांटने, कहने सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ आपको, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, मैं क्या कहना है, क्या करना चाहती हूँ, ये बातें कभी भी मुझे अपनी माँ से नहीं कहनी पड़ी। हम दोनों के बीच हर वक्त टेलीपैथी की अदृश्य तरंगें तैरती रहती थी। दूसरे कमरे में होने के बावजूद माँ को मेरी हर गतिविधि, ज़रूरत या इच्छा का पूरा पूरा एहसास रहता था। मैं तो खैर क्या ही बोलती, माँ भी मुझसे स्पर्श के जरिए, आँखों और चेहरे के भावों के जरिए ही बात करती थी। ज़रा बड़ी होने पर मुझे यही लगता रहा, अगर मेरी ज़ुबान भी होती तो मैं उसका इस्तेमाल ही न करती। शायद मैं बहक रही हूँ। खैर, चंडीगढ़ में मेरा अपना स्टूडियो और आर्ट स्कूल है। लड़कियों को रंगों की भाषा सिखाती हूँ। मेरी सारी दिनचर्या, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ कला को समर्पित है। अपरिचित नाम नहीं हूँ इस फील्ड में। कई एकल सामूहिक प्रदर्शनियों में चित्र प्रदर्शित किए हैं। दिल्ली में एक एकल प्रदर्शनी की बात चल रही थी। उसी सिलसिले में कुछ एक पेंटिंग लेकर दिल्ली जा रही थी जब यह हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा जिसने मेरे भीतर के कलाकार को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया है। मेरी चीज़ें भीतर की घुटी रह गई, आंसू आँखों में ही सूख गए। माँ बताती थी, बचपन में बहुत हंसती थी या बहुत रोती थी। लगता है खुद को हल्का करने के दोनों जरिए मुझसे छीन ले गए हैं। इस भीषण दुर्घटना के बाद अब न हंसी रही, न मेरे पास आंसू रहे। उस दिन सोमवार था, 7 मार्च की खुशनुमा सुबह। यात्रा करने लायक मौसम। बस में काफ़ी सावरियाँ थी। बस स्टॉप करते ही ड्राइवर ने गुरुवाड़ी का कैसेट लगा दिया था। अच्छा लगा था। शुरू से ही माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, माहौल ने जो कुछ दिया है, उसमें शबद कीर्तन, गुरुवाड़ी हमेशा कानों में अमृत खोलते हैं। सिर खुद ब खुद उस परम पिता के आदर में झुक गया था और आंखें बंद हो गई थी। सारा दिन शकारत जाएगा, ऐसा सोचा था। दिन की शुरुआत भला इसमें अच्छी और कैसे हो सकती है। सावरिया साथ साथ गुनगुनाने लगी थी। थोड़ी देर पहले बस चलने तक सब अलग अलग सावरियाँ थीं, जिनकी मंजिलें, मुकाम अलग अलग होते हैं। सबक कीर्तन की पवित्र स्वर लहरियों ने सबको जोड़ दिया था, जैसे सब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठे हों। मुझे सबसे आखिरी वाली लाइन में सीट मिली थी, बाईं खिड़की से दूसरी। खिड़की की तरफ मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे थे। होठों ही होठों में गुरुवाणी का पाठ कर रहे थे। कैसेट के साथ साथ मेरी दाईं तरफ एक नौजवान सिख बैठा था। दाढ़ी थोड़ी कतरी हुई, कपड़े पगड़ी सलीकेदार, कहीं एग्जीक्यूटिव या आर्मी अफसर लग रहा था। डिलक्स बस थी वह। सीटों की टेक ऊंची होने की वजह से बिना उचके आगे बैठे लोगों को देखना संभव नहीं था। बस में चढ़ते समय ही देखा था मैंने, कुछ एक बच्चे और जनानी सावरिया भी बस में थे। हमारी लाइन में बाकी 3 सीटों पर एक परिवार था, माँ बाप और नई ब्याही उनकी लड़की। उसका सुहाग का चूड़ा मेहंदी रचे हाथ और चेहरे की रौनक बता रही थी। अभी उसकी सुहाग रात की खुमारी भी नहीं उतरी होगी। बस में चढ़ते समय ही उससे आंखें मिली थी। हमने आंखों ही आंखों में एक ही इशारे में बहुत कुछ कह सुन लिया था, बांट लिया था। मेरी मुस्कुराहट देख उसका चेहरा इंद्रधनुष में बदल गया था। वे शायद उसे पहली बार घर लिवा कर ला रहे थे। बेचारे। मेरे पास बैठे बाकी जवान ने मुझसे पूछा था, कहाँ तक जाएंगी आप? मैंने इशारे से बता दिया था, बस की मंजिल तक।
वह और कुछ भी पूछना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कोई मौका ही नहीं दिया था और एक पत्रिका खोल ली थी। दरअसल वह बहुत ही भला और प्यारा सा इंसान था। मैं कतई नहीं चाहती थी कि उसे मेरे बेजुबान होने का पता चले। बहुत दुखदाई होते हैं वे पल मेरे लिए, जब मुझे गूंगी समझ लिया जाता है। मैं बेजुबान ज़रूर हूँ, गूंगी नहीं हूँ। अपनी बात को तो कह ही सकती हूँ। मैं खुद भी उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। सुबह सुबह उसे एक गूंगी लड़की के लिए बेचारगी महसूस कराने और दुख बेचारी बनने का कतई मूड नहीं। मैं साफ महसूस कर रही थी, वह बीच में अकेला महसूस कर रहा था। एक तरफ मैं थी, जानबूझकर पत्रिका में आंखें गड़ाए, और दूसरी तरफ दुल्हन की माँ। मुझे अपनी शरारत पर कोफ्त भी हो रही थी, पर उपाय भी न था। बस 1.5 घंटे बाद करनाल अड्डे पर रुकी थी। ड्राइवर ने 10 मिनट का समय दिया था चाय पानी के लिए। तब किसे पता था उसकी खुद की और सारी सवारियों की यह आखिरी चाय होने जा रही थी। मैं बस से नीचे नहीं उतरी थी। चाय कम पीती हूँ, यूँ भी सफ़र में कुछ खाती पीती नहीं। बस जब चलने को थी तभी 5-7 नई सवारियाँ आ गई बस में। वे तीनों भी वहीं से चढ़े थे। 2 के कंधों पर सफारी बैग थे और एक ने हाथ में वैसा ही बैग ले रखा था जैसा आमतौर पर मेडिकल रैप्स के पास होता है। उन्होंने अपने लिए सीट तलाश ली थी। एक ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जम गया था और 2 दरवाजे के ठीक सामने वाली सीट पर। उस वक्त हवा में कहीं भी खौफ नहीं था, न किसी आतंक की बू ने तब तक बस को अपनी गिरफ्त में लिया था। दरअसल तब तक उन तीनों ने आदमियों का जामा नहीं उतारा था। ड्राइवर, कंडक्टर, सांवरिया। मैं खुद पहले की तरह अपने अपने में मशगूल थे। बस के भीतर एक दुनिया थी, अपनी गति से चल रही थी। फिल्मी गानों की कैसेट ने फिर वातावरण संगीतमय कर दिया और तभी वह सब कुछ हुआ था। कई चीज़ें एक साथ घट गई थी। वे तीनों एक साथ खड़े हो गए। बस की दाईं तरफ एक जीप ओवरटेक करके आ गई थी, जिसमें बैठे स्टेशनधारी ने बस ड्राइवर को बस धीमी करने पर मजबूर कर दिया था। उनके बैगों से भी स्टे गनें निकल आई थी। एक जाकर ड्राइवर के सिर पर खड़ा हो गया था और 2 ने पूरी सवारियों को अपनी जद में ले लिया था। बस किसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी गई थी। सबकी घिघी बंध गई थी। दबी घुटी चीखों, हिचकियों और करुण चित्कारों से फिल्मी कैसेट की आवाज़ दब गई थी। शायद वे भी इस कैसेट से परेशान हो रहे थे। पहली गोली में स्टोरियो सिस्टम को ही ठंडा कर दिया गया। बस रुकी थी और भीषण नरसंहार ने एक आम दिन को इतिहास का एक कुर्तम दिन बना दिया था। खून की एक तरफा होली खेल गई थी उस सुनसान उजाड़ पगडंडी पर। थोड़ी देर पहले हंसती खेलती, अपनी अपनी उम्मीदों में जीती, मंजिल की तरफ जाती सवारियों को बेरहमी से लाशों के ढेर में बदल दिया गया। अगले दिन अस्पताल में होश आने पर मुझे ढेरों सवाल पूछे गए। मैं बेहद आतंकित थी, बदहवास हालत में, कुछ भी बताने लायक स्थिति में नहीं थी। जरा हालत संभलने पर अखबारों में हादसे की अलग अलग खबरें पड़ी। सचमुच कोई भी आदमी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। बस यात्रियों की अब तक की हत्याओं से बिल्कुल अलग मामला है। सभी अखबारों ने अपने अपने कयास भिड़ाए। पुलिस हैरान परेशान है, आखिर यह हुआ कैसे। कुछ 30 मौतें, सिख ड्राइवर, मोना कंडक्टर, सारी सवारियां, औरतें, बच्चे। कुछ सवारियों में 17 सिख, सभी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अगर यह सिख आतंकवादियों की करतूत है तो सिखों को भी क्यों नहीं बख्शा गया, और अगर हिंदुओं ने यह शरारत की है तो 13 हिंदू क्यों मारे गए। पत्रकार, पुलिस और सरकार इस गुत्थी से ज़्यादा इस बात में हैरान है कि सिर्फ मैं ही अकेली कैसे बच गई। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी।
सबसे अलग गैंगवे में बेहोश पाई गई थी। बाकी सवारियों को उनकी सीटों पर ही निर्निंदा सुला दिया गया था। मेरे होश आने के बाद लगातार इस बात की कोशिश जारी है कि मैं इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाऊं, बयां करूं कि सब कुछ कैसे हुआ। आतंकवादी अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ गए। सारी उम्मीदें मुझ पर हैं। सबकी उलझनें बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब। सारे रहस्यों से पर्दा मैं ही हटा सकती हूँ, यह पता चलने पर कि मैं बेजुबान हूँ और कलाकार हूँ। मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं अपना बयान लिख कर दूँ और अपनी याददाश्त के सहारे उन निर्मम हत्यारों के चित्र बनाने की कोशिश करूँ। बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी। एक बड़े नामी कलाकार की प्रबल इच्छा थी कि वह एक ऐसा चित्र बनाए जिसमें दो चेहरे हों। पहला चेहरा दुनिया के सबके भले और मासूम अच्छाइयों से भरे आदमी का हो, और दूसरा चेहरा दुनिया के सबसे खूंखार, बुरे और ख़राब आदमियों का। वह अपने चित्र के लिए मॉडलों की तलाश में निकल पड़ा। एक जगह उसे एक बहुत ही मासूम, पवित्र सा और सारी अच्छाइयों के पुंज एक सा बच्चा मिला। उसे लगा चित्र के पहले चेहरे के लिए उसे मॉडल मिल गया। वह उसे अपने साथ स्टूडियो ले आया, उसे खिलाया पिलाया और उसकी सारी मासूमियत को अपने रंगों के जरिए कैनवस पर उतार दिया। उसका आधा काम हो गया था। अब उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसे देखते ही लगे संसार की सारी खराबियों की खान यह आदमी है। वह भटकता रहा ऐसे खूंखार आदमी की तलाश में। 20 बरस बीत गए। वह बूढ़ा हो चला गया, पर उसे मन माफिक मॉडल न मिला जिसे वह सामने बिठाकर अपना बरसों से अधूरा पड़ा चित्र पूरा कर सके। वह निराश हो गया था। तभी उसने एक दिल जेल में एक आदमी को निकलते देखा। कद्दावर दरिंदगी जिस चेहरे से टपक रही थी, एकदम डरावना। कलाकार को लगा आज उसकी तलाश पूरी हुई। यही है मेरे अधूरे चित्र का मॉडल। सारी उम्र गुजार दी गई इस खोज में। वह कैद से छूटे उस आदमी को शराब वगैरह का लालच देकर अपने स्टूडियो ले आया। बड़ी मेहनत की, चित्र पूरा हुआ। कलाकार की खुशी का ठिकाना न था। जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो पूरा हो गया था। तभी उस कैदी ने जोर का ठहाका लगाया। कलाकार ने जब इसका कारण पूछा तो वो बोला, यह बच्ची की जो तस्वीर है ना, जो बरसों पहले आपने बनाई थी, वह भी मेरी ही है। आज मेरे सामने भी वही समस्या आ खड़ी हुई है साहब। मुझसे उस खूंखार आतंकवादी और उसके साथियों की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया, जिसने बड़ी भरी बस को पूरी 30 सवारियों को अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। मेरी बनाई तस्वीर के सहारे आप उसे और उसके साथियों को पकड़ सकेंगे। मैं एक कलाकार हूँ, चित्र बनाना ही मेरा काम है। सैकड़ों चित्र बनाई है मैंने। यह काम भी मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं उस कलाकार को तो तस्वीर पूरी होने के बाद ही पता चला था कि उसने दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे ख़राब आदमी का चेहरा बनाने के लिए एक ही मॉडल को 2 बार अपने सामने बिठाया था। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस खूंखार आतंकवादी, सैकड़ों कत्लों के जिम्मेदार जसविंदर, हाँ यही नाम है उसका, की तस्वीर बनाने के लिए मुझे कहाँ जा रहा है। उसकी एक अधूरी तस्वीर अब मेरे कलेक्शन में मेरे घर की मियानी पर पड़ी होगी। उसके बचपन की तस्वीर जो मैंने बनानी तो शुरू की थी पर कभी पूरी नहीं कर पाई। जस्सी मेरे पास कई दिन तक चक्कर काटता रहा, दीदी मेरी तस्वीर कब पूरी करोगी। मुझे क्या पता था कि उसकी अधूरी तस्वीर पूरी करने के लिए मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। इस मकसद के लिए उसकी तस्वीर पूरी करनी होगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जस्सी को जानती थी, बहुत अच्छी तरह। इतनी अच्छी तरह जितनी कोई बहन अपने मुँह बोले भाई को जानती है। वो मेरे ही मोहल्ले का एक होनहार, अव्वल आने वाला लड़का था। अक्सर अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़े हमारे घर आता था। उसकी बहन मेरी सहेली थी। जस्सी बड़ा प्यारा बच्चा था, बीबा बच्चा, जिसे देखते ही प्यार करने का जी चाहे।
तभी तो एक दिन उसे अपने सामने बिठाकर मैंने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी, दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे की तस्वीर। जब मैंने जस्सी की तस्वीर बनानी शुरू की थी, वह आतंकवादी नहीं था, भोला भाला बच्चा था। आज के आतंकवादी जसविंदर की तस्वीर तो मैं बना दूंगी, लेकिन जस्सी के जसविंदर उर्फ कर्नल उर्फ के उर्फ का पता नहीं क्या क्या बनने के दौरान की तस्वीरें कौन बनाएगा। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन उसके चेहरे पर खरोश थी, चोटों के निशान थे। वे सिर्फ खरोश ही नहीं रही होगी, वे तो आइसबर्ग रहे होंगे, भीतर तक चीरने वाले जख्मों, घावों के बाहरी निशान। उन खरोचों को तो मैं उड़ेक दूंगी चेहरे पर भीतर के घावों, नाखूनों की तस्वीर। अगर कलाकार के पास यह शक्ति होती तो वह बाहरी हालत की प्रभावों और प्रक्रियाओं की ज़रूरतों को और मजबूरियों की तस्वीर खींच सकता, तो जस्सी को अपनी अधूरी तस्वीर पूरी करने के लिए आज का जसविंदर न बनना पड़ता। उस तस्वीरों के आईनों में वह खुद को बहुत पहले देख चुका होता। यह विडंबना ही तो है कि जसविंदर के चेहरे भर की तस्वीर बनाने मात्र से आपका काम चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप कहते हैं कि उस तस्वीर की मदद से आप खूंखार कातिल को पकड़ सकते हैं, जो धर्म के नाम पर, कौम और जाति के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रहा है। पर एक बात जानना चाहूँगी सर, आज के जसविंदर की तस्वीर मैं तो बना दूँगी, पर उन सैकड़ों जसविंदर की तस्वीर कौन बनाएगा, जो आज पंजाब के हर गांव, हर कस्बे में तैयार हो रहे हैं। उनकी तो बचपन की अधूरी तस्वीर भी शायद किसी अभागी बहन के पास न हो, जिससे उनकी अधूरी गुमराह आत्मघाती यात्रा का अंदाज़ा लग सके। उन्हें आप कैसे पकड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कहीं कुछ गलत है? नहीं, गिनती की गलती नहीं, वह तो है ही नहीं। नहीं तो पुलिस द्वारा सैकड़ों आतंकवादी मार देने और पकड़ लेने के बाद भी उनकी संख्या घटने के बजाय हर दिन बढ़ती क्यों रही है? हर दिन एक नई जगह पर बेकसूरों की हो रही हत्याओं से तो यही लगता है कि गड़बड़ कहीं और है। मुझे नहीं पता आपकी पुलिस इस बारे में क्या सोचती है, परंतु मेरा कलाकार मन तो यही जानता है कि कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, पैदा तो कोई महान भी नहीं होता। सब वक्त का फेर होता है। आसपास का माहौल कब किसे नीचे गिरा दे, ऊपर उठा दे, रब ही जानता है। मैं मानती हूँ पूरी कौम, पूरी जाति या पूरा राष्ट्र एक ही नज़रिए से नहीं सोचता। सोचना तो दो भाइयों या पति पत्नी का भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ एक सिरफिरों की वजह से पूरी कौम को सजा देना या पूरी कौम को ही गलत करार देना हमारी बीमार मानसिकता का ही परिचायक है। समस्या सिर्फ पंजाब को लेकर नहीं है, बुनियादी सोच को लेकर है। हम कब तक आतंकवादियाँ बनाते रहेंगे और कब तक आतंकवादी गुमराह होकर देश को जलाते रहेंगे? इस समस्या के कारणों और निदान की पहचान करना आप लोगों का, समाज सुधारकों का काम है, राजनीतिज्ञों का काम है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि जिनको यह समस्या सुलझानी चाहिए, वही धर्मगुरु और राजनेता इन धागों को और उलझा रहे हैं। शायद मैं फिर बहस कर रही हूँ, लेकिन आज कहे बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं एक कलाकार हूँ, पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे रंग झूठ नहीं होते, मेरी रेखाएं सच बोलती हैं। स्वाभाविक ही है, जसविंदर की तस्वीर बनाते समय मेरे हाथ बार बार काँपते रहे, रेखाएं गड़बड़ाती रहीं, रंग साथ नहीं देंगे। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उसने जो जघन्य अपराध किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। पर मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने जिस जस्सी की तस्वीर बनानी शुरू की थी, उसे उसी रूप में ईश्वर ने बनाया था। आज जिस जसविंदर की तस्वीर मैं बनाऊँगी, वह आज के समाज की देन है, वह उसकी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये की कहानी सूरज प्रकाश जी की अधूरी तस्वीर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।